बेटा आज हम पेज नंबर 4 पढ़ेंगे और इसमें जो आपका जो पैरा नंबर 2 है इतिहासकार और उनके जो स्रोत हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो इतिहासकार जो हैं ये हमें जानकारियाँ जो वो कहाँ से ला कर देते हैं। तो जहाँ जहाँ से जिन जिन वो मेथड्स का वो उपयोग करते हैं उसी को हम इतिहासकार के हम उनके स्रोत बोलते हैं। तो इस जो फर्स्ट जो आपका पैरा दिया हुआ है इसमें ये बोला गया है कि इस बुक किताब में हम 1000 साल के इतिहास के बारे में मोटे रूप से पढ़ेंगे। मोटे रूप से मतलब क्या कि थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। 700 से लेकर 1750 तक मतलब लगभग 1050 साल का इतिहास हम इसमें पढ़ेंगे। और अगर हम ये बात करें कि आज से 1000 साल पहले 750 साल की बात हो रही है तो लगभग ये अभी की हम बात करें तो 1300 साल पहले की बात हो रही है। तो ये हमें जानकारी 1300 वर्ष के हमें कहाँ से मिलेंगी इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरा ये परिवर्तन जो हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है कि हजारों वर्षों के दौरान जो परिवर्तन हुए हैं तो हम ये भी देखेंगे कि कुछ बातें जो सदियों से वैसे ही चलती आ रही हैं और किन किन चीज़ों में किन किन बातों में जो वो बदलाव आए हुए हैं। ठीक है, आपका जो पैरा नंबर जो 2 है इसमें ये बोल रहा है कि आपको ऐसी बहुत सी बातें मिलेंगी जो पिछले युग से वैसे ही चलती आ रही हैं। जैसे कि कौन कौन सी बातें हैं, जैसे सिक्के। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए क्या करते हैं वो कहाँ से उनको जानकारी मिलती हैं? सिक्कों से। शिलालेख। शिलालेख आपका होता है जैसे कि पत्थरों पर उकेरे हुए जो आपके शब्द होते हैं जिसको हम अभिलेख भी बोलते हैं। स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला। आपको पता कि जो हमारे जो भवन की जो निर्माण की कला जो ये भी बहुत पुरानी है तो वहाँ से पता लगता है कि कितने वर्ष जो वो पुरानी ये कला जो भी चलती आ रही है। और चौथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं। तो कई कई जगह पर पांडुलिपियाँ मिली हैं या कहीं पर जो वो आपको अभिलेख मिले हुए हैं। जैसे कि अपन 6ठी क्लास में पढ़ा था कि अभिलेख और पांडुलिपियों में क्या अंतर होता है। तो ये 4 जो स्रोत हैं, सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य मतलब भवन निर्माण कला और जो लिखित सामग्री है, इनसे हमें जो वो इनको इतिहासकार जो वो हमें जो बीते हुए समय के बारे में, गुजरे हुए समय के बारे में या इतिहास के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है बच्चे, तो जब हम 1750 की बात कर रहे हैं तो इस ज़माने में क्या हुआ था कि लगभग जो था वो कागज़ का जो था वो उपयोग होने लग पड़ा था। ठीक है, तो बच्चे आपको पता है कि पहली बार जो पेपर का उपयोग जो था वो चाइना में हुआ था और इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन जो हुई है मतलब इसकी शुरुआत हुई है लगभग ये 25 से 220 सदी जो थी तब से इसका उपयोग किया जा रहा था। और जो पेपर मेकिंग जो थी, जो पेपर बनाने की कला जो इस्लाम लोगों के बीच में फैली थी, ये फैली थी लगभग 8वीं सदी में। ठीक है, शताब्दी में। तो इस समय ये पता लग रहा है कि 700 के बाद जो था वो मेन जो फोकस रहा था कि जो भी इतिहास की जो भी रचनाएं मतलब जो लिखी गई थी वो पेपर पर लिखे जाने वो उनको लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद फिर से जो था और ये कागज़ वो सस्ता भी हो गया था और बड़े पैमाने पर लोगों तक इसकी पहुंच बनी। और फिर लोग धर्म ग्रंथ और शासकों के राजाओं की बड़ी बड़ी उनकी कथाएं, संतों के लेखन और उपदेश, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब और करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। आई बात समझ? ये 700 के बाद जो ये सारा काम शुरू हुआ है और ये धनी व्यक्ति जो थे वो शासक जन मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां इकट्ठी किया करते थे। और इन पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? इनको रखा जाता था पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाता था। अब बच्चे अभिलेखागार क्या होता है? जहाँ पर ये दस्तावेज और पांडुलिपियों को इकट्ठा किया जाता है
उस जगह को अभिलेखागार बोला जाता है। जैसे हमारा घर होता है जहाँ पर परिवार के लोग रहते हैं, वैसे ही अभिलेखागार मतलब जहाँ पर दस्तावेज और पांडुलिपियाँ जो उनको इकट्ठा किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो इन पांडुलिपियों और दस्तावेजों से इतिहासकारों को सारी विस्तृत जानकारियाँ मिलती हैं। लग गया पता। तो आज भी अगर वो पुराने ज़माने में उनको कहीं पर इकट्ठा रखा हुआ है, तो जब हमें वो पुराने हमें दस्तावेज अभिलेखागारों में मिलते हैं तो वहाँ से हमें फिर इतिहास की हमें पूरी ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा एक बात और, उस वक्त जो थी वो मशीन तो थी नहीं, तो उस वक्त जो भी कुछ भी लिखा जाता था कागज़ों पर, पेपर पर, वो हाथों के द्वारा लिखा जाता था। तो कई बार तो कुछ लेखकों की हैंडराइटिंग जो थी वो समझ भी नहीं आती थी, तो कई बार उसका जो था वो अंदाज से ही जो था वो ये उसका वो मतलब लिखने का अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि इसमें लगभग क्या लिखा होगा। ठीक है बच्चे। और छोटे छोटे दस्तावेजों को बनाने के लिए भी कई बार जो थे उनको कई वर्ष उनको तैयार करने में लगते थे। तो ये पुराने जो ज़माने में जो थी इस तरह की जो थी वो कठिनाइयों का सामना जो था हमारे उन लोगों को करना पड़ता था। अच्छा एक बात और है, कई बार हमें इतिहास की पूरी पूरी जानकारी भी नहीं मिल पाती है। इसका मुख्य कारण ये है कि कई बार जो था वो लिखी हुई बातें जो थी, जैसे मान लो किसी ने एक किताब इस वर्ष लिख दी, किसी ने फिर दूसरी किताब को 2 वर्ष बाद लिखा, और कई बार जो था वो ये बारिश के कारण या कभी आग लगने के कारण या कई बार लोग इसको खुद भी इसको जला दिया करते थे। तो थोड़ा सा ये भी बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी इतिहास के बारे में। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए फ़िलहाल हम इतना पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चे आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको जो वो आगे जरूर उसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और आपके जो भाई बंधु हैं, आपके कोई रिश्तेदार वगैरह हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, उन बच्चों के साथ भी आपने जो है वो इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि सभी बच्चों को इसका फ़ायदा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल पाए। और बेटा कल हमने बात करी थी हिंदुस्तान के अलग अलग मीनिंग कैसे हुए थे, तो ये प्रश्न नंबर आपका जो है वो 6 जो है वो इससे ये क्लियर होता है। ठीक है, और बाकी हम जो भी इसके बारे में क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे उसको हम बारी बारी से आपको बताते रहेंगे। ठीक है, अब पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती थी। तो समस्या बच्चे यही आती थी, एक तो पूरी जानकारी कई बार नहीं मिल पाती थी, और कई बार जो थे लेखक जो थे इनको अलग अलग समय पे इनको छापते थे, तो कई बार उनका जो आपस में लिंक जो नहीं मिल पाता था, और कई बार ये जो पांडुलिपियाँ होती थी ये नष्ट भी हो जाया करती थी। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए आपके लिए ये 2 प्रश्न रहेंगे। एक तो छठा प्रश्न रहेगा, पिछली कई शताब्दियों में हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है, और सेकंड रहेगा कि पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा वीडियो का वो आपको मैं कल सेंड करूंगा। ठीक है बच्चे, टिल देन टेक केयर।